Good afternoon, everyone. फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक बार सिलेबस जरूर चेक कर लेना। लास्ट चैप्टर जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेंथी था, ये उतना ज्यादा इजी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। जनरल नॉलेज का एक तरह से चैप्टर है ये। अब तक तो हम लोग बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस तरीके से है, क्या क्या इवेंट्स होती हैं, गेमीट्स कैसे बनते हैं, फीटस की डेवलपमेंट कैसे होती है, स्पर्म फॉर्मेशन कैसे है, ओव्यूलेशन क्या है, कौन से डे पे है, सब कुछ हम कर चुके हैं। वो सब कुछ था बेटा कि जो एक नॉर्मल कंडीशन है, हेल्दी मेल हेल्दी फीमेल के अंदर क्या क्या प्रोसेस रहता है प्यूबरिटी के बाद का। रिप्रोडक्टिवली जब वो एक्टिव हो जाते हैं, हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जब कोई इशू नहीं है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे हमारी मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही फिजिकल हेल्थ का एक हिस्सा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ ऑल द रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स। मतलब रिप्रोडक्टिवली अगर आप ठीक हो, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली, तो हम उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, जब आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है, तब हम कहते हैं कि हाँ, इसकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो क्या है, गुड है। इंडिया वो पहली ऐसी कंट्री है जिसने नेशन वाइज रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स की स्टार्टिंग की थी। दूसरी कंट्रीज में इसकी बहुत ज्यादा कोई जरूरत भी नहीं हुई, इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन का बढ़ना हमारे लिए बहुत मेजर कंसर्न है। रेप जैसे विक्टिम्स हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स और इनकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। बीइंग अ इंडियन, हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये इश्यूज यहाँ हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, सेक्सुअल क्राइम से रिलेटेड, यहाँ सबसे ज्यादा इश्यूज है। अच्छा, जो लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, लोग उसको डिस्कस करना नहीं जरूरी समझते। सर दर्द है, फीवर है, ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। लोग उसको ऐसे छुपाते हैं जैसे पता नहीं बहुत बड़ा कोई क्राइम हो। इवन people even don't even like to talk about the menstrual cycles, जो एक नेचुरल चीज है जिसके बारे में ठीक है आप ओपनली बात नहीं कर सकते, लेकिन उसको इतना हाइड करना भी वो मतलब जरूरी नहीं है, कोई वो एक क्राइम नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में ये सारे इश्यूज बहुत सामने आए, जिसकी वजह से इंडिया एक पहला ऐसा कंट्री बना जिसने क्या किया, नेशन वाइज रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया था। ठीक है, 1951 में ही स्टार्ट किया गया था और इसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, उसका नाम दिया गया था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसका मोटिव क्या था कि हमें जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी मिलनी चाहिए। तो ये चैप्टर जो है वो जनरल अवेयरनेस के बारे में ही है कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कैसे डिफाइन करता है। ठीक है, इसको कंट्रोल मतलब मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए 1951 से प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे, जिसको मॉडिफाइड कर दिया गया था, दूसरा नाम रखा गया था। मुद्दा क्या था, मेन मोटिव क्या था कि हमारी जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होनी चाहिए। अब कि क्या क्या इश्यूज आते हैं इन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों है, इससे इश्यूज क्या क्या, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी क्यों नहीं है हमारी सोसाइटी, क्या इश्यूज है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है लेकिन लोग उसको यूज नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें उसके बारे में पता ही नहीं है। लेटेस्ट टेक्निक्स कितनी आ चुकी है नहीं पता लोगों को। ठीक है, तो ये एक इशू है। लैक ऑफ अवेयरनेस हैज रिजल्टेड इन द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है तो जनसंख्या, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है कि बड़ा परिवार होगा तो ज्यादा कमाएंगे, तो ज्यादा अर्निंग होगी। ये नहीं सोचते हैं बड़ा परिवार होगा तो खर्चे भी ज्यादा होंगे, मेंटेनेंस भी ज्यादा चाहिए। इलीगल अबॉर्शन, फीमेल फर्टिसाइड जानते हो कि जब फीटस माँ के पेट में है, पहले एक दो महीने में उसका सेक्स डिसाइड हो चुका है शुरू में कि वो लड़का है या लड़की है। लोग इलीगल छुप के अबॉर्शन करा देते हैं, पता करवा लेते हैं कि जो पेट में बच्चा है वो गर्ल है या बॉय है।
अगर गर्ल है तो उसकी की हत्या कर दी जाती है। दिस इज नोन एज फीमेल फेटिसाइड। हिंदी में तुमने सुना होगा भ्रूण हत्या, फीटस को मार देते हैं पेट में, जो एक बहुत बड़ा क्राइम है। फिर भी लोग छुप के ये करते हैं। कई बार क्या होता है, गलती भी हो सकती है, बॉय हो और पता चल जाए कि गर्ल है और उसको मार दिया, बाद में पता लगता है कि वो तो बॉय था। तो ये सब क्राइम बहुत होते हैं यहाँ पर। लोगों को जो ये काम करते हैं उन्हें पैसे से मतलब है, उन्हें इमोशंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस बहुत है, जैसे एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, कितनी डिसीजेस ऐसी हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं बेटा, जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए, बड़ा इजी चैप्टर है ये। पहली प्रॉब्लम थी लैक ऑफ अवेयरनेस। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करो। अवेयरनेस नहीं है तो क्रिएट करो। लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में बताओ, लोगों को बताओ कि क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं, किन किन तरीकों से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ठीक है, सोसाइटी में बात करो इनके बारे में, लोगों को किसी भी तरीके से अवेयरनेस देनी चाहिए। फीमेल से मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करनी चाहिए कि एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है, अगर इसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं तो इसके साथ उसको सॉल्व करना चाहिए। सबसे जरूरी है मेंस्ट्रुएशन में हाइजीन मेंटेन करना। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो फीमेल की बॉडी में बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, उसकी वजह से लोग बात ही नहीं करते हैं इसके बारे में। तो लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाए अबाउट द वेरियस टेक्निक अवेलेबल इन दी मेडिकल फील्ड। अब क्या है कि सिर्फ एक पॉपुलेशन का बढ़ना ही एक मुद्दा नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं, कितने कपल्स ऐसे हैं जो कंसीव नहीं कर पाते, अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाते। अब क्या है, लोग डाइवोर्स दे देते हैं, ये रियल इश्यूज हैं। लोग डाइवोर्स दे देते हैं कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो उसको डाइवोर्स दे दो, लेकिन ये कोई हल नहीं है। मेंटली टॉर्चर किया जाता है फीमेल को या मेल को, फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। लेकिन अभी क्या है, साइंस इतनी आगे पहुंच चुकी है कि एक ऐसी औरत जिसके अगर एग्स नहीं बनते वो भी कंसीव कर सकती है। एक ऐसी फीमेल जिसके पास यूट्रस नहीं है ढंग का, अगर यूट्रस उसका हेल्दी नहीं है या किस तरीके से यूट्रस रिमूव कर दिया गया है, इवन वो भी अपने बच्चे को जन्म दे सकती है सरोगेसी की मदर से। मतलब एग उसका होगा, स्पर्म उसी के ही हस्बैंड का होगा, लेकिन जो यूट्रस होगा वो किसी और लेडी का होगा, सरोगेसी जिसको हम बोलते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे खुद का बच्चा वो पैदा कर सकते हैं। तो उसमें मेंटल टॉर्चर करना, फिजिकल टॉर्चर करना, सुसाइड करना, डाइवोर्स करना, इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि लोग अवेयर नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम है क्या, लोगों को पता है आईवीएफ आईयूआई के बारे में, लेकिन लोग उसको एथिकल नहीं मानते। हालांकि अगर साइंस की नजर से देखा जाए तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। ठीक है, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज हैं, प्लेज और कैंप्स के थ्रू लोगों को अवेयर करना चाहिए कि क्या क्या दिक्कत है, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। स्कूल करिकुलम में, कॉलेज में सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि अब हमारे देश में सेक्सुअल क्राइम ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि शुरू से इन बातों को छुपा के रखा जाता है। और दूसरी कंट्रीज में क्या है कि एक अप्रोप्रिएट जब बच्चे की एज आ जाती है, प्यूबरिटी की एज आ जाती है, तो उसको ये सब चीजें समझा दी जाती है, तो उसे छुप के कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ता जो एक क्राइम का रूप ले ले। इंडिया में यही दिक्कत है, तो उसको हमें सॉल्व करने के लिए ये सब स्ट्रैटेजीज को अपनाना पड़ेगा। उसके बाद मैरिजेबल एज इंक्रीज करनी चाहिए। फीमेल की एज है 18 साल, मेल की एज है 21 साल, जिसको बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो लोगों को अवेयर कराना चाहिए कि अगर बड़ी पॉपुलेशन होगी, जल्दी उम्र में शादी हो जाएगी, तो उसके इल इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, मतलब उसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होंगे। तो ये एक बड़ा छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इस यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है, क्योंकि ये आजकल की जनरेशन को अवेयर करने के लिए बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय, ये चैप्टर ऐसा है कि तुम उसको लेक्चर में ही लर्न कर सकते हो, कुछ लंबा चौड़ा इसमें है नहीं, समझने वाली चीजें आगे आएंगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कैसे डिफाइन किया है कि रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट में पूरी बॉडी आपकी पूरी तरह काम करे, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली आप रिप्रोडक्टिवली प्रॉपर काम करते हो, प्रॉपर एक्टिव हो। ठीक है, उस अगर उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है तो हम कहते हैं रिप्रोडक्टिवली वो हेल्दी है। ठीक है, इंडिया ने प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, पहला प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था, 1951 के अंदर, और उसका नाम रखा गया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम करके। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी अचीव करने में दिक्कतें कहाँ आती है, लोग अवेयर नहीं है। ठीक है, इलीगल अबॉर्शन, फीमेल फर्टिसाइड, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कुछ भी लोगों को पता नहीं।
ठीक है। स्ट्रैटेजीज क्या क्या होनी चाहिए, जो दिक्कतें आ रही हैं उनको सॉल्व करना है, लोगों को अवेयरनेस फैलाओ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में बताओ, प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड किया जा सकता है उसको बताओ, जो नहीं हो पा रहा है प्रेग्नेंट उसको बताओ कि क्या क्या टेक्निक्स आजकल अवेलेबल है। ठीक है। और लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, स्टूडेंट्स को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए, ताकि सेक्सुअल क्राइम जो है एक लिमिट तक उन्हें नॉलेज देनी चाहिए, ताकि जो सेक्सुअल क्राइम है उसको रोका जा सके। मैरिजेबल एज बढ़ा देनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि बड़ी पॉपुलेशन के कितने ज्यादा नुकसान। ठीक है। दो चीजें हैं बेटा, एक जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन खतरनाक है वहां वो लोग भी हैं जो अपनी आगे आने वाली जनरेशन को जन्म नहीं दे पा रहे, तो उन दोनों के सॉल्यूशन है, दोनों के सॉल्यूशन इस चैप्टर में हमने करने हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दोनों चीजें आती हैं। ठीक है। पॉपुलेशन डेमोग्राफी एंड सेंसस। सेंसस सुना है आपने, डेमोग्राफी जनगणना जिसको बोलते हैं, हर 10 साल बाद पॉपुलेशन काउंट की जाती है। देखो काउंट तो ये हर साल होती है, डाटा ये अपडेट हर साल होता है, लेकिन जो एक्चुअल रजिस्टर किया जाता है वो 10 साल का किया जाता है। कुछ कुछ तो ये चेंजेस साल दर साल आते रहते हैं। तो ये पिछला हुआ था 2011 में, अगला सेंसस अब है 2021 में। पेंडेमिक है, कोविड है, पता नहीं दोबारा होगा कि नहीं होगा अभी इस साल, लेकिन लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, तुम लोग बहुत छोटे हो गए तब। अब होगा नेक्स्ट सेंसस 2021 के अंदर। तो हर 10 साल बाद ये डाटा अपडेट किया जाता है। डेमोग्राफी क्या होती है? स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन पे स्टैट लगा के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, उसका इज नोन एज डेमोग्राफी। और सेंसस क्या है? जिस प्रोसीजर को यूज किया जाता है सिस्टमेटिकली डाटा कलेक्ट करने में, टीम बनाई जाती है, शहर शहर गांव में घरों में लोग जाते हैं, पूछते हैं कितने लोग हैं घरों में, किसकी कितनों की डेथ हो गई है, किसी बच्चे ने जन्म लिया है, तो वो मतलब ये वो मेथड यूज करते हैं सेंसस। ठीक है। डेमोग्राफी उस टेक्निक को कहा जाता है जो एनालिसिस किया जा रहा है, दैट इज द डेमोग्राफी। दुनिया में पहला सेंसस किया गया था 1871 में, फिर आया 1881 में, फिर 1891 में। आप 10-10 साल इसमें ऐड करते जाओ, इस तरीके से हुआ है। सबसे रिसेंट हुआ था 2011 में, और ये 15वीं सेंसस थी, 15वीं जनगणना हुई थी, 15th सेंसस हुई थी 2011 में। ठीक है। डाटा तो हर साल बदलता है, लेकिन जो उसकी अपडेशन की जाती है, अपग्रेडेशन की जाती है, वो हर 10 साल में की जाती है, लिखा जाता है हर 10 साल के बाद। ठीक है। 1990 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी, 2000 में क्या हुई, ये 6 बिलियन को क्रॉस कर गई। ठीक है। अब 2001 में एस्टिमेट था कि 7 बिलियन को ये क्रॉस कर गई है। ठीक है। तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.2 बिलियन है। ठीक है। मोस्टली जो इंडिया की है बेटा, ये वर्ल्ड की बात नहीं करी, खाली इंडिया इंडिया की इतनी है, आप ये लगा लो 1990 में पूरे वर्ल्ड की 2 बिलियन थी, 2011 में सिर्फ इंडिया की 1.2 बिलियन है। तो देखो इंडिया पॉपुलेशन में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि गलत है। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट क्या है? यू उत्तर प्रदेश। इंडिया में सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है? सिक्किम, गैंगटॉक सिक्किम, तुमने नाम सुने होंगे, ये नॉर्थ ईस्ट साइड में सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन है, यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? इतने एफर्ट्स किए जा रहे हैं फिर भी इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चीजें हैं, इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉजिटिव है, लेकिन इसका नुकसान हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हेल्थ सर्विसेज बेटर हो गई, ज्यादा दवाइयां, ज्यादा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डेथ रेट कम हो गई है, लाइफ स्पैन बढ़ गया है, मेडिकल पॉलिसीज आ गई हैं। इवन अभी तुम्हें मैं बता दूं, कोविड के टाइम पे भी मुझे सिंडिकेट बैंक से पता लगा था कि कोविड के टाइम पे भी कई बैंक्स ने इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट की थी सिर्फ कोविड के लिए। ठीक है। और उसका फायदा क्या था कि वो 1 महीने में मेच्योर हो जाएगी। अगर आज आपने पॉलिसी कराई, आज से 1 महीने बाद वो एक्टिवेट हो गई, अगर खुदा ना खासा 1 महीने बाद आपको कोविड हो गया, ठीक है, लेकिन क्या होता है पॉलिसीज इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होती, कोविड के लिए स्पेशल थी। तो अगर आपको कोविड हो गया और आपको एडमिट करना पड़ा, तो कोविड के ट्रीटमेंट में आप लगा लो 4 से 5 लाख खर्चा हो जाता है अच्छे हॉस्पिटल में। तो वो सारा क्या करेगी, वो मेडिकल पॉलिसी उसको कवर कर देगी। तो इस तरह से पता नहीं कितनी पॉलिसीज आ चुकी हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लिविंग कंडीशंस अच्छी हो गई है, लोगों का रहन सहन अच्छा हो गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया। पहले जन्म लेते ही बहुत बच्चे मर जाते थे, घरों में ही डिलीवरी हो जाती थी, हाइजीन मेंटेन नहीं होता था। अभी क्या है, छोटे से छोटे घर के लोग भी हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं क्योंकि फैसिलिटीज है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आजकल कम हो गई है।
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट IMR MMR दोनों कम हो गए। IMR होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, छोटे बच्चे का की डेथ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है माँ जन्म देते ही कई बार माँ की डेथ हो जाती है, दिस इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। दोनों घट गई हैं क्योंकि कंडीशन सुधर गई हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, बर्थ रेट जो है वो काफी डिक्रीज किया है, कि लोगों को अवेयर किया गया है। आजकल लोगों को अवेयर करते हैं कि छोटा परिवार होना चाहिए, हम दो हमारे दो स्लोगन लिखे जाते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है। तो काफी हद तक लोगों ने बच्चे पैदा करना कम किया है, 1 या 2 बच्चे होते हैं लोगों के, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेथ रेट भी तो कम हो गई है, लोग मर भी तो कम रहे हैं, फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो गई है कि लोग मर कम रहे हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट जो है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। स्लोगन क्या होता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का? हम दो हमारे दो। फिर उसके बाद इन्होंने किया था हम दो हमारा एक, लोगों को अवेयर किया था कि सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए, सिर्फ 1 बच्चा होना चाहिए। सरकार बहुत पॉलिसीज चलाती है कि अगर एक फीमेल चाइल्ड होगी किसी की तो उसको एजुकेशन से लेकर इतनी वो मिलेगी, सुकन्या योजना चलाती है, ताकि लोगों को लालच देते हैं कि किसी तरीके से वो पॉपुलेशन को ना बढ़ाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, डबलिंग टाइम 33 ईयर्स है। डबलिंग टाइम समझते हो कि कितने समय में पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाएगी? तो 2001 में कहा गया था कि आज जो पॉपुलेशन है उसको डबल होने में 33 साल लगेंगे, 33 ईयर्स लगेंगे। 2011 में डबलिंग टाइम घट गया। 2011 में पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि कहा गया कि डबलिंग टाइम 30 ईयर है, 30 साल में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, पहले 33 में अब 30 में। तो बिगेस्ट कंसर्न क्या है हमारा कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, समझ आ रहा है? यहाँ तक समझ आ रहा है? इस चैप्टर में अभी फिलहाल कोई एनिमेशन भी नहीं है दिखाने के लिए मेरे पास, क्योंकि तुम अभी इतना सुन चुके हो, ये सारा थ्योरेटिकल सा चैप्टर है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि कुछ चैप्टर एक यूनिट में इजी आते हैं, कुछ चैप्टर टफ आते हैं, और मैं डरा नहीं रही हूँ। जो नेक्स्ट यूनिट है बेटा इवोल्यूशन और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली, मेरा प्लान था कि वो यूनिट मैं तभी कराऊंगी जब हमारे स्कूल स्टार्ट होंगे। अगर 1-1.5 महीना भी स्कूल आने की परमिशन होती है तो हम उस 1-1.5 महीने में कोशिश करेंगे कि हम वो यूनिट करें, क्योंकि वो यूनिट मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन में खूब अच्छे से करवा दूंगी कि कभी तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। लेकिन उसके लिए सामने होना ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब क्या है कि सेमेस्टर सिस्टम का इशू रहेगा, तो मुझे पहले वो यूनिट करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर पहले फर्स्ट 50% सिलेबस आया तो वो यूनिट हमारी दिक्कत कर जाएगी। तो कोशिश करो कि साथ साथ सब कुछ पढ़ते जाओ। कुछ चैप्टर्स इजी हैं, कुछ टफ हैं, तो उनको करते जाओ साथ साथ, बाद में वक्त नहीं मिलता। अगर अच्छा नीट क्रैक करना है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो बहुत जरूरी है कि साथ साथ पढ़ा जाए। डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ये वाला जो टाइम है, ये टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है। एडमिशन लेना ही मुश्किल है, एक बार सिर्फ एंटर करने के बाद आराम से MBBS हो जाती है, कोई इशू नहीं आता। कुछ कहीं कभी गलती से एक आध सब्जेक्ट में सप्ली आ जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एंटर करना एक बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए तुम्हारा ये टाइम क्रूशियल है। एक एक चैप्टर, एक एक लाइन बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। इस चैप्टर का एक हिस्सा यहाँ खत्म होता है, जिसमें हमने सिर्फ सिंपल चीजों के बारे में पढ़ा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, सेंसस और डेमोग्राफी क्या है। सेंसस क्या है बेटा? जनगणना। ठीक है, कि किस प्रोसेस से पॉपुलेशन काउंट की जाती है और उसका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है, दैट इज द डेमोग्राफी। टेक्निक क्या है, ये जो उसमें जो टूल यूज होता है, दिस इज द डेमोग्राफी, और जो मेथड है, प्रोसीजर है, दिस इज द सेंसस। पहला कब किया गया था, उसके बाद हर 10 साल में किया जाता है। लेटेस्ट सेंसस कब आया था? लोगों में हमारी जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी क्यों नहीं है, क्या क्या रीजन है, उसके बाद हमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए, ये सब कुछ। मेरी हैंडराइटिंग गंदी में लिखे हुए नोट्स, लेकिन ये बने हुए अच्छे हैं, तुम्हारा चैप्टर बहुत अच्छा कवर होता है, तो तुम इसमें से नोट कर लेना, चाहे तो एज इट इज प्रिंट आउट ले लेना, देख लेना।
IMR MMR इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जा चुकी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट होते हैं बेटा बेबी से भी छोटा, जो जन्म बिल्कुल जन्मजात बच्चा जो होता है पैदा होते ही, वो इन्फेंट है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जन्म देते ही माँ का मर जाना, ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद अब आप चैप्टर का थोड़ा टेक्निकल पोर्शन शुरू होता है, मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। पहले तो बता दूं, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है बर्थ कंट्रोल करना, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना। क्योंकि मान लो किसी की फैमिली में एक बेटा बेटी हो चुका है, या किसी का एक बेटा है एक बेटी है, कितना भी है, 3 है 2 बच्चे हैं, उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि अब और मतलब उनको और कोई पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी, लेकिन अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो अबॉर्शन भी एक क्राइम है, फीमेल की बॉडी को भी उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। और किसी जीव को जो दुनिया में आया ही नहीं है उसको मारना, उसके लिए आत्मा भी नहीं मानती, वो भी एक क्राइम है। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि बर्थ को कंट्रोल करना, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना अनवांटेड, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कंसीव कर नहीं पाते हैं, उनके लिए एक अलग ही इशू है, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी आना चाहिए था वैसे यहाँ पर। बर्थ कंट्रोल, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शंस क्या है? दे आर द मेथड विच आर यूज्ड और डिवाइसेस विच आर यूज्ड। कुछ मेथड्स और कुछ डिवाइसेस को यूज करके प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, मतलब अगर आप बर्थ कंट्रोल के लिए कोई तरीका अपना रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए, पहली बात, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, रिवर्सिबल होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेरीली डिवाइस होनी चाहिए। अगर कल को कोई उससे उसको बंद करना चाहता है, मतलब दोबारा से कंसीव करना चाहता है, तो वो रिवर्सिबल होनी चाहिए, ठीक है, इरिवर्सिबल नहीं होनी चाहिए। साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, या तो साइड इफेक्ट ना हो या हो तो बहुत कम हो, ठीक है। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में ये चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। किस किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन किया जा सकता है? एक तो है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होगा, तुम लोग पढ़ चुके हो कि सबसे ज्यादा कंसीव करने के चांसेस कब होते हैं? साइकिल के मिडल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिडिल डे होता है, पहले दिन से लगा लो, अगर 28 दिन का साइकिल है तो 14th डे, उस वक्त पे एग रिलीज होता है, ठीक है। और वो 2 दिन तक फेलोपियन ट्यूब में रहता है। अगर उस दौरान इंटीमेट होते हैं और स्पर्म जो है फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है तो फिर कंसीव हो जाएगा। तो इस दौरान जो है अवॉइड करना चाहिए कि स्पर्म जो है वो फेलोपियन ट्यूब तक ना पहुंच पाए, ठीक है। उसके बाद ये सेफ पीरियड माना जाता है, मतलब 14 से 7, अगर किसी का साइकिल 28 दिन का है तो 14 से 17 डे जो होते हैं वो ओव्यूलेशन के होते हैं। इस टाइम पे इंसेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इंटीमेट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अवॉइड द डिपोजिशन ऑफ द स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट और द वेजाइना, ठीक है। लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती, ठीक है। तो लैक्टेशन जो है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। दूसरा, बैरियर मेथड, अगर लैक्टेशन सफिशिएंट है तो भी वो मदर कंसीव नहीं कर सकती उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी प्रॉपर नहीं होती। लेकिन हर फीमेल की बॉडी का अलग अलग सिस्टम है। फिर आते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड दोनों के लिए है, मेल के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। कुछ ऐसी चीजें यूज करके कि जो स्पर्म है उसको एग के कांटेक्ट में जाने से रोका जा सकता है, या फिर एग को स्पर्म के कांटेक्ट में आने से रोका जा सकता है। मेल कॉन्डम्स को यूज कर सकते हैं। सर्वाइकल कैप्स होती हैं, ये फीमेल्स यूज करती हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो स्पर्म है वो एग तक नहीं, दोनों केसेस में क्या होगा, स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाएगा, एक मेल के लिए और दूसरा क्या है, फीमेल के लिए। तो ये क्या है, फिजिकल बैरियर्स। दूसरा है आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये फीमेल्स के लिए होती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, मतलब यूट्रस के अंदर एक डिवाइस लगा दी जाती है, अटैच कर दी जाती है, जिसकी वजह से कंसीव नहीं होगा, ठीक है। कुछ आती है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, लिपर लूप्स, कॉपर टी, ये इस तरह से होती है, यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, टी शेप की होती है, और जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। जो ब्लास्टुला है वो इम्प्लांट नहीं कर पाएगा। लेकिन कॉपर टी सबको सूट नहीं करती, क्योंकि मेटल की होती है, कई बार इससे बहुत पेन, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो इसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और आती है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कुछ आईयूडीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस ऐसी भी है जो कॉपर रिलीज करती है, ठीक है। कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टी लोड 375 है। ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं बेटा, चूज करने आते हैं ये बहुत।
तो इस चैप्टर में क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे छोटा चैप्टर है। ये कॉपर आयन रिलीज करती हैं जो प्रेगनेंसी में हिंडर करती हैं, हिंड्रेंस करती हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं, LNG-20, इसको बोलते हैं लेवोनोजेस्ट्रोल 20। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक दिन में लगभग 20 ग्राम ली जाती है, टेकन एज 20 माइक्रोग्राम्स पर डे, इससे ज्यादा डोज इसकी नहीं लेते। प्रोजेस्टोस्टर टैबलेट आती है, ये दोनों क्या करती हैं, प्रोजेस्ट्रोन को रिलीज करती हैं। ठीक है, और ये जो है वो यूट्रस को अनफिट कर देते हैं कंसीव करने के लिए। ठीक है, यूट्रस के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट बना देंगे जिससे कि कंसीव ना हो। कॉपर आयन क्या करते हैं, ये अब ये अलग अलग तरीके हैं। देखो, यूट्रस के फिजिकल मेथड क्या है, बैरियर मेथड, ये यूज किए जा सकते हैं। आईयूडीज मेथड में क्या, कॉपर टियर टैप डाल दी जाती है यूट्रस के अंदर जिससे कंसीव नहीं होता। कुछ ऐसी डिवाइसेस अंदर डाल दी जाती हैं जो कॉपर रिलीज करती हैं। फायदा क्या हुआ, कॉपर रिलीज करने की वजह से स्पर्म अगर यूट्रस तक पहुंच, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच भी जाता है तो वो डेड हो जाएगा, मोटाइल नहीं रहता, उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है, तो वो आके भी एक्टिव नहीं रहते। ठीक है, कॉपर आयन क्या करते हैं, स्पर्म की मोर्टेलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, आईयूडीज आल्सो इंक्रीजेस द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म बाय द फेगोसाइट्स, मतलब एक कुल मिला के स्पर्म्स को किल कर देते हैं ताकि वो जो है फर्टिलाइज एग को ना कर सके। फिर आता है केमिकल कॉन्ट्रासेप्शंस। केमिकल कॉन्ट्रासेप्शंस में क्या होती है, मेडिसिन, जेलीज आती हैं, स्पर्मिसाइडल जेलीज आती हैं और ट्यूब्स और लिक्विड्स आते हैं। स्पर्मिसाइडल समझ रहे हो, स्पर्म को मार दे, इनमें लैक्टिक एसिड होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ये अगर यूज करती है कोई फीमेल तो क्या होता है, स्पर्म जो है उसकी बॉडी में डेड हो जाएगा। हार्मोनल पिल्स आती हैं फीमेल्स के लिए, कॉम्बिनेशन पिल होती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या करता है, डोज को इस तरह से मेंटेन किया जाता है, इसमें स्ट्रिप आती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से इसको स्टार्ट करते हैं, 5th डे से स्टार्ट करते हैं और ये एफएसएच और एलएच को रोक देती है, एग नहीं निकलता, मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो पाती, जिसकी ये मतलब ये टैबलेट की पूरी स्ट्रिप होती है 21 डेज की। 5th डे से इसको स्टार्ट करना होता है और उसमें डेज लिखे होते हैं, मंडे ट्यूसडे ऐसे करके टैबलेट लेते हैं। उसका फायदा क्या है कि ओव्यूलेशन नहीं होती। देखो, इन सब चीजों के कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जरूर है, जितनी भी ये मेडिसिन हैं, जितनी भी ये डिवाइसेज हैं। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है माला डी और सहेली पे। सहेली जो है वो एक नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ठीक है, इसको कैटाक्रोमन भी बोलते हैं, ये ज्यादा सेफ है। ठीक है, इसको डेवलप किया था CDRI ने, सेंट्रल ड्रग एंड इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो ये इस पे बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, एक नॉन स्टेरॉइडल पिल का नाम लिखो, वो है सहेली, कैटाक्रोमन भी इसको बोलते हैं। तो ये वो मेथड है जिससे क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन को अचीव किया जा सकता है। एक मेथड और है इम्प्लांट। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है, नीडल लाइक होती हैं, जो क्या करते हैं, अंडर द स्किन इम्प्लांट कर दी जाती है। ये यहाँ बहुत अनकॉमन है, ये इंडिया में एक नीडल जैसी चीज होती है जो स्किन के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। ये एक हार्मोन रिलीज करती है और ब्लड में जाएगा। ठीक है, तो ब्लड में जैसे जैसे जाता जाएगा ऐसे हार्मोन रिलीज होंगे, कंसीव नहीं होगा, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इसको यूज किया जा सकता है। फिर आते हैं सर्जिकल मेथड। फीमेल के अंदर क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को लाइगेट कर दिया जाता है, कट करके लाइगेट कर देते हैं, मतलब फेलोपियन ट्यूब जो है वो फिर आगे कंसीव नहीं कर, मदद नहीं कर पाते, एम्पुला पार्ट जो होता है उसको फोल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। मेल में क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस जो होता है उसको कट करके लाइगेट कर देते हैं। ठीक है, और उसको फिर रिवर्स, ये प्रोसेस को रिवर्स कर देगी। ठीक है, तो हम ये जो ये वाला जो प्रोसेस है वास्ट डिफरेंस वाला, इसको हम कहते हैं वेसेक्टोमी। और जो ट्यूब्स को करते हैं कट और लाइगेट, इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, पहले क्या किया जाता था, वास्ट डिफरेंस को कट करके कर देते थे और एंड को क्लोज कर देते थे, तो वो इरिवर्सिबल हो गया था। आजकल क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, कट करके लाइगेट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं इसको। ठीक है, तो प्रोसेस को जो हम क्या करते हैं, सब रिवर्स भी किया जा सकता है, अगर हम चाहें तो दोबारा से इसको ठीक भी कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ द ओवरी और द टेस्टिस, इसको हम टेस्टिस का रिमूव करना कैस्ट्रेशन, ओवरी को रिमूव करना ओवरटोमी। एग नहीं होंगे, स्पर्म नहीं होंगे तो वैसे भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो ये ओवरी और टेस्टिस को रिमूव करना एक बहुत बड़ी बात है, ये स्पेशल केस में किया जाता है। ठीक है, मतलब एक तरह से लास्ट टू लास्ट ऑप्शन है ये। ये नोट्स में शेयर कर देती हूँ, आज एक बार इसके बारे में पढ़ लेना। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में मैंने आपको 6 पढ़ाए हैं। ठीक है, एक पढ़ाया हमने पहला नेचुरल मेथड, फिर हमने पढ़ा बैरियर मेथड, फिर हमने पढ़ा आईयूडीज। ठीक है,
फोर्थ हमने पढ़ा केमिकल, पांचवा हमने पढ़ा इम्प्लांट्स, और छठा हमने पांचवा सर्जिकल मेथड्स, पांचवा लास्ट हमने पढ़ा ओवरी और टेस्टिस को रिमूव करना, जो काफी रेयर है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना, नोट्स में शेयर कर देती हूँ। कल हम एमनियोसेंटेसिस से स्टार्ट करेंगे। क्लास अभी लीव नहीं करो, मुझे अटेंडेंस लेनी है।